चलो सभी लोग हेडिंग दे दिया। दो चर वाले रैखिक समीकरण, नहीं दियो तो दो हुआ। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखना बुआरे। वह रैखिक समीकरण, वह रैखिक समीकरण जिसमें केवल दो चर, केवल दो चर उपस्थित रहता है, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाता। वह रैखिक समीकरण जिसमें केवल दो चर उपस्थित रहता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। सभी लोग लिख लिया है। एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वो चर होगा बोरे? दो चर होगा। चलो सभी लोग लिख लिया बोरे। वह रैखिक समीकरण जिसमें केवल दो चर उपस्थित रहता है, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहलाता है। एग्जाम्पल देखें इसका। चलो एग्जाम्पल देखते हुआ से कि हम लिख लिए बोरे 2x + 3y = 8। दो गो चर है, एक x और एक y। तो दूसरा एग्जाम्पल और होगा, कितना ही रहेगा 1/4a + 2/7b = 0। इसमें भी दो गो चर है ना। तो दो चर जिस समीकरण में होगा, और समीकरण कैसा होगा तो रैखिक होगा। रैखिक मतलब कि किसी भी जो चर राशि उपस्थित है उस चर राशि का केवल कितना घात होना चाहिए? एक घात होना चाहिए। तो बस देखो बोले इसका घात कितना, और इसका इधर बोला का इसका एक, तो घात एक सब का है। चर क्या है वो प्रत्येक में दो दो चर है, मतलब कि दो चर वाला रैखिक समीकरण। एग्जाम्पल दो को लिख दिए हैं, और तीन चार एग्जाम्पल तो लोग अपने से लिखो। इसका नोट लिखना तो नोट फर्स्ट, इसका मानक रूप, इसका मानक रूप, मानक रूप ax + by + c = 0 होता है, 0 होता है जहाँ a, b, c belongs to R but a, b not equal to 0। सभी लोग लिख लिया। चलो इस नोट को समझते हैं बुआ। क्या बोले कि इसका मानक रूप ax + by + c = 0 होता है जहाँ a, b, c belongs to R। R मतलब कि वास्तविक संख्या, लेकिन a और b जो होगा वह 0 नहीं होगा। वह a और b का मान 0 देंगे। सपोज करते हैं कि a का मान 0 दे दे। किसका मान दे दिए? 0, a का। और 0 से कोई भी चीज़ को गुना करते हैं तो 0 हो जाता है ना। अपन x को तन के 0 से गुना करो तो x वाला बात खत्म। क्या एक ही गो चर बच्चा रह गया भाई? हाँ, क्योंकि b और c तो वास्तविक संख्या है, तो अचर राशि हो गया। तो हमारा ये जो है y एगो चर बच गया, तो पूरे समीकरण में तो एक गो चर बचा ना। तो क्या इसको दो चर वाला बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। तो बुआरे हम a को नहीं किए 0, b को इस बार 0 कर देते हैं।
तो b को 0 करेंगे तो 0 को बुआरे y से गुना करें तो 0, और बचाएगो x, ax प्लस c बच गया, ई टर्म 0 हो गया ना। तो क्या हो, एक गो चर बचा, तो फिर से यह एक चर वाला बन गया। हमको क्या चाहिए, 2 चर वाला। तो 2 चर वाला के लिए हमें a और b दोनों को क्या करना होगा बोरे, 0 नहीं रखना होगा, बाकी कुछ भी रखोगे चलेगा। बात समझ में आ गया। चलो अब इसमें क्वेश्चन पूछता है ऐसा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होगा। ठीक है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होगा। तो वह अब मिटाने वाला तो पहले लिख लिया था सब ना। हम एक कोई समीकरण लिखते हैं 2 चर वाला, उसका हल भी निकालते हैं और तब तो लोग जवाब देना कि इसका हल कितना होगा। जैसे कि एक हम समीकरण लिख लेते हैं 2x + 3y = 10। 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, कोई दिक्कत इसमें द्वारा अपने लोग x का मान निकालते हैं। तो x का मान निकालने के लिए x को y के टर्म में बदलना होगा। 9th क्लास वाला बात याद करना जब ग्राफ बता रहे थे, ठीक है। तो द्वारा देखते हैं कितना हो जाएगा, 3y ना, 3y = 10 - 2x, हाँ तो y बराबर कितना, 10 - 2x/3। कोई दिक्कत। अब अपन लोग x का मान इच्छा अनुसार रखते थे, x का मान इच्छा अनुसार इसमें रखते थे, तो y का मान प्रश्नानुसार आता था। मतलब कि अपने इच्छा से रखेंगे x का मान, तो y का मान क्वेश्चन के हिसाब से, क्वेश्चन के इच्छा से आता था। तो बताओ x का मान हम कहाँ तक रख सकते हैं, अनंत रख सकते हैं ना। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है, अनंत होता है। अब 2 चर वाले रैखिक समीकरण कितना हल होता है, अनंत। तो नोट नंबर क्या होगा, सेकेंड लिखो। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है। अरे तू 3 चर वाला लिख लिया, कितना आगे जा रहा है। अभी 3 चर वाला पर जाना ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ बच गया। अभी बहुत कुछ लिखा है, तुमको काटना ही पड़ेगा। तो बारे एग्जाम में जो क्वेश्चन रहेगा ऐसे ही रहेगा कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होगा, 1 2 3 अनंत ऐसे करके दिया रहेगा। तो अनंत में अपने लोग को टिक आउट करना है। लेकिन जब अपना 10वीं क्लास का 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ेंगे तो उसमें शर्त अनुसार हल होता है, ठीक है। तब पढ़ने के बाद कंफ्यूजन रहेगा कि किसका अनंत हल होगा और किसका एगो हल होगा, किसका 4 गो हल होगा, नहीं। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए अपन लोग आगे लिखते हैं बड़े रैखिक समीकरण का युग्म, लिख कर डैश दो। रैखिक समीकरण का युग्म, दो चर वाले लिख देता था अच्छा था। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, अरे हमारे तो लिख ले था ना बोर्ड पर, हेडिंग देना है ये। 2 चर वाले रैखिक समीकरण का
युग्म। तब अरे युग्म का मतलब समझते हैं। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। युग्म का मतलब होता है जोड़ा। कम से कम दुगो होना चाहिए। कम से कम जोड़ा करने का मतलब क्या, दुगो समीकरण। चाहे हम बोलेंगे जैसे कि बारे जब छठ पर्व होता है तो कहता है कि हमको ना दुगो जोड़ा सूप चढ़ता नहीं, तो हमको क्या कहते हैं जोड़ा नारियल लाना होगा, जोड़ा नींबू लाना होगा। तो हर एक प्रकार का जोड़ा जोड़ा चीज़ चाहिए। जोड़ा कहने का मतलब क्या, चार चार गो, दो दो चाहिए। और उसी जोड़ा को गणितीय भाषा में युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं बोले, युग्म बोलते हैं। बात समझ में आया। तो मतलब कि दो रैखिक समीकरण के समूह, दो रैखिक समीकरण के समूह या उसको एक जगह एकत्रित कर देंगे तो वह समीकरण दोनों समीकरण क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहलाता है। ठीक है, तो लिख कर डैश दो और लिखो हुआ दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण को एक साथ रखने पर, एक साथ रखने पर आई के साथ आई और बी के साथ, आई और बी के साथ, या कम से कम आई के साथ ज्यादा उससे क्या लगता है, उसे व्हील ज्यादा फेमस आई के साथ। उसे दो चर वाले रखने पर उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म, रैखिक समीकरण का एक युग्म प्राप्त होता है। रैखिक समीकरण का एक युग्म प्राप्त होता है। रैखिक समीकरण का क्या कहते, दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म प्राप्त होता है। लिख लिया सब। इसका मानक रूप क्या हो जाएगा बोरे, नोट। इसका मानक रूप दुगो समीकरण है ना, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 समीकरण फर्स्ट, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण सेकंड। दुगो समीकरण आ गया और दोनों के दोनों रैखिक ही है, दोनों के दोनों में दुगो चर है और दोनों को एक साथ रख दिए, इसी को बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म। कोई दिक्कत? यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 सभी के सभी वास्तविक संख्या होगा, लेकिन a1 a2 b1 b2 0 के बराबर नहीं होगा। क्लियर है? चलो पहले इसको लिख लो फिर देखते हैं। एग्जाम्पल देखे बुआ, चलो एग्जाम्पल लिखना बुआ, जैसे कि 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। दूसरा लिख लेते हैं बड़े 7x माइनस 16y प्लस 10 बराबर 0। ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। तो यह दोनों को जब एक साथ मिलाएंगे तब समीकरण का युग्म बनेगा बुआरे। अगर दोनों अलग अलग होगा तो युग्म नहीं बनेगा। तो बुआरे इसका हल कितना होगा, कैसा हल होगा, इसको आप लोग आगे देखते हैं। तब अभी प्रेजेंट में बताओ, इस केवल ये पहला समीकरण का हल क्या गो होगा, पहला का क्या गो और दूसरा का उसका भी अनंत, पहले का अनंत होगा, दूसरा का के अनंत ही होगा बुआ, क्योंकि ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है और ये भी दो चर वाले रैखिक। दोनों का हम अलग अलग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बड़े? अलग अलग। जब दोनों एक साथ होगा, जब दोनों एक साथ होगा तब क्या होगा, इसके लिए अपन लोग आगे देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पहले लिख लो फिर देखते हैं बुआ।
आगे हेडिंग देना बुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल हमारा तो लिखल है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म को हटा करके हल को लिख देना है। तुम लोग बस मत हटाना बुआ। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल लिख लिया सभी लोग? ठीक है, दिए हम बना रहे हैं। लिखना बुआ, लिखना दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण के एक युग्म। युग्म में बुआ रे क्या गो समीकरण होगा? दुगो होगा। जब याद रखना, जब भी हम युग्म की बात करेंगे समीकरण क्या गो? दुगो। याद रखना। अब केवल हम समीकरण बोल देंगे तो समीकरण क्या गो? एगो। याद रखोगे? हाँ, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या लिखा है वो? दो चर वाले रैखिक समीकरण का एक युग्म ना, का एक युग्म जिसमें x और y का वह x और y का वह विशेष मान जो दोनों समीकरण को संतुष्ट कैसे लिखाता है वो? जो दोनों समीकरण को संतुष्ट करता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कहलाता है। सभी लोग लिख लो बुआरे, तुरंत आ रहे। बड़े इसका एग्जाम्पल अपन लोग एक्सरसाइज में भटेरे पढ़ेंगे हम छिट्टा के हिसाब से, ठीक है? कि हल कैसा है नहीं है। आगे लिखना हुआ, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, हेडिंग देना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अर्थ। ज्यामितीय अर्थ, दो चर वाले रैखिक समीकरण का ज्यामितीय अर्थ। यहाँ से बुआरे एक एक बात पर ध्यान दोगे तो क्वेश्चन बड़ा आसानी से बनेगा, अन्यथा इतना हार्ड रहेगा ये चैप्टर, इतना हार्ड रहेगा कि कभी सोच भी नहीं सकता, ठीक है? मिटा दे इसको। बड़े ध्यान देना, बातचीत नहीं करो, सभी का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। बड़े अगर नहीं समझा दोबारा पूछे ना, ठीक है? लेकिन छोड़ना नहीं इसको, क्योंकि यही डिसाइड करेगा कि तुमसे क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा, कौन सा क्वेश्चन का हल करना है कि कौन सा क्वेश्चन का हल नहीं करना। क्लियर है? तो ध्यान देना बुआ। कोई दो चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म बना लेते हैं बुआरे, जो कि a1x प्लस b1y बराबर c1। ये समीकरण फर्स्ट। ई व c1 इधर भी हो सकता है, इधर भी, क्योंकि वास्तविक संख्या है तो माइनस प्लस कुछ में चलेगा, ठीक है? हमको इस पर डिपेंड नहीं है, ये कुछ भी हो सकता, ठीक? हम इसको धीरे कर लेते हैं, हटाओ।
थोड़ा दिक्कत हो जाएगा तो लोग को कि सर जी उधर करके बना रहे। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर हुआ समीकरण सेकंड। ठीक है, अब ऐसा युग्म रहेगा तो इस ऐसे समीकरण का हल का 3 शर्त होता है। अब 3 गो शर्त होता कैसे कैसे है कि इसमें हुआ जो भी समीकरण दिया हुआ 2 गो दिया हुआ है तो दोनों समीकरण के गुणांक को तुलना कर मतलब कि अनुपात निकाल करके आपस में तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद जो हमें प्राप्त होगा उसमें हर एक चीज़ पर ध्यान देंगे कि आखिर किसका क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखते हैं बड़े। तो पहले हमको ये बात क्लियर करो, अगर हम पूछे कि समीकरण सेकंड में y का गुणांक क्या होगा तो y का गुणांक b2 होगा। क्या होगा? b2। अच्छा, समीकरण सेकंड में अचर राशि हुआ c2, सेकंड में c2। जब देखो फर्स्ट सेकंड बोल रहा है ना, फर्स्ट सेकंड बोल रहा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या? ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसी में फर्स्ट कर देंगे तो a1 1 लग जाएगा 100 में, सेकंड कर देंगे तो 2 2 लग जाएगा 100 में। क्लियर है? यहाँ पर a क्या है तो x का गुणांक, b क्या है y का गुणांक और c अचर राशि। c क्या बोल रहे? अचर राशि। तब यहाँ पर बताओ समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक कितना? a1 कितना हुआ? a1। समीकरण सेकंड में अचर राशि c2। समीकरण फर्स्ट में y का गुणांक तब हुआ। ध्यान देना बुआ, यहाँ पर अपन लोग का देखो समीकरण लिख लेते हैं x प्लस 3y माइनस 6 समीकरण फर्स्ट बराबर 0 कर लेते हैं। दूसरा हुआ 3x माइनस 6y प्लस 6 बराबर 0 समीकरण सेकंड। अब हमको बताओ b2 का मान कितना? b2 का मान -6। b2 है कहाँ पर? तो b2 समीकरण सेकंड में y का गुणांक है। तो समीकरण सेकंड में चलेंगे, y के गुणांक मतलब पड़ोसी कितने? -6। तो b2 का मान क्लियर है सबका? अगर हम इसमें बोलेंगे c1 का वैल्यू c1 का -6, c2 का वैल्यू सीधा 6 बोल सकते इसको। अच्छा, a1 का मान फिर x क्यों बोल रहा? कितना होगा बोले? सीधा 2 होगी मतलब 2। गुणांक बोलना है, चर राशि बोलेगा तो काम ही खत्म है। चलो अच्छा बुआ बताओ a2 का वैल्यू तो कैसे पहचानेंगे? जब ये a2 बोला समीकरण सेकंड में देखेंगे x का पड़ोसी के नहीं। जैसे कि बुआ रे अगर सपोज करो कि हमारा कहीं पर एक्सीडेंट हो जाता, ठीक, कहीं पर हो गया बुआ रे, तो हमारा पहचान कैसे करेगा कोई? सबसे पहले जो भी देखेगा ठीक है ना, आईडी कार्ड वगैरह जो भी होगा तो वो क्या करेगा कि उस क्षेत्र के, हम सपोज करते हैं कि वैशाली चले गए, तो वैशाली चले गए तो वहाँ से बोरे पहले ट्रांसफ़र करेगा कहाँ? तो समस्तीपुर सदर में, ठीक है। और फिर वहाँ पर देखने के बाद वह हमारे क्षेत्र के थाना को क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन देगा, और थाना इन्फॉर्मेशन देगा हमारे गांव के क्या कहते हैं मुखिया सरपंच वगैरह जब होता है वो इन्फॉर्मेशन देगा किसको? हमारे जिस नहीं अपने वार्ड को, ठीक है ना, वार्ड को इन्फॉर्मेशन देगा कि आपके वार्ड में क्या ऐसा लड़का है कोई, ठीक है। वह वार्ड हमारे घर पर जाएगा और तब हमारे घर पर के आदमी कहाँ जाएगा? ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमको बहुत लोग जानता है कहीं पर कुछ होगा बस तुरंत हाँ वही आदमी है, तुरंत घर पर पहुंच जाएगा। थाना वाना वाला चक्कर नहीं है हमारे पास। तो मतलब ये बोले हमको जनरली वो नहीं देखना था कि क्या है, हमको ये देखना है कि हम पूछेंगे कि A2 का मान कितना। A2 मतलब समीकरण सेकंड में A2 होता क्या है? x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना?
बात समझ में आया? चलो उसके बाद पूछेंगे बारे B1 का वैल्यू B1 का 3 रे। B1 समीकरण मतलब पहला, और समीकरण पहला में मतलब B क्या? तो BY का गुणांक। अब BY का गुणांक तो B है कहाँ पर? क्लियर है? तो सभी लोग A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान ज्ञात कर लेगा। किसी को दिक्कत भी? तो तुमको रे तुम बुआ बना लेगा। A1 A2 B1 B2 C1 C2 का मान निकाल लेगा। हाँ, अरे जोर से बोलना। बना लेगा ना? कोई नहीं बोलेगा अभी, उससे उसी से पूछेंगे। अब बताओ वो इसमें A1 का मान कितना? हाँ, तुम लोग कहोगे नहीं मानेंगे। A1 का मान कितना? बातचीत नहीं करो। पड़ोसी खड़ा हो रे। A1 का मान कितना? 7। एकदम सही है। रे पीछे छुई मुई खड़ा हो। तन किसको देखने दो। हटोता रे, हट इधर से। A1 का बातचीत नहीं करो। A1 का मान -8। कौन दुनिया में हरे? मुन्ना, A1 का मान कर। ठीक है, बैठो। ये तू खड़ा हो रे, नहीं तू बैठा उसके पीछे। बता B2 का मान। हाँ, 7 फिर Y का है बोला 7। चल ठीक है, बैठो। ये तू तीनों ध्यान देगा, यहाँ बैठ। तीनों गधा है के गांधी जी का मूर्ति है। तीनों ध्यान देना पड़े। हम यहाँ पर समीकरण सेकंड माने हैं इसको, अब फर्स्ट माने हैं इसको। नहीं, अब इसमें ध्यान देना। हम क्या बोले कि A1 का मानना तो फर्स्ट में देखेंगे कि सेकंड में देखेंगे? किसका गुणांक देखेंगे? x का कि y का? x का। x का गुणांक कितने है? 3/4। समीकरण फर्स्ट में ना, A1 बराबर 3/4। कोई दिक्कत? चलो अच्छा, हम उसके बाद पूछे थे बारे B2। तो B2 मतलब कौन सा समीकरण में जाएंगे? समीकरण में। किस में जाएंगे? 1 2 सीधा। 1 मतलब पहला समीकरण और 2 मतलब दूसरा समीकरण। क्लियर है? बच्चों सब जानता है कि 1 लिखल होगा तो 1 नंबर और 2 लिखल रहेगा तो A1 का मान मतलब पहला समीकरण में और A2 का मान मतलब दूसरा समीकरण। तब बारे इसमें दूसरा पहले माने थे, पहला दूसरा को माने थे। नहीं तो हम पूछ रहे हैं B2 का, तो किस समीकरण में जाएंगे? पहला में कि दूसरा में? दूसरा में जाएंगे। किसका गुणांक देखें? x का कि y का? y का। तो कितने है? 7। तो B2 का वैल्यू। अब क्लियर है सबका? चलो ठीक है। 7 जिया नहीं सीखी, मतलब सीखी है अभी तक। अगला बारी तुम्हारा ही है, क्या ध्यान देना बुआ। आप लोग इसके शर्त के अनुसार देखेंगे। बारे A1/A2 का मान निकाले। A1/A2 का मान निकाले, फिर निकाले B1/B2 का, B1/B2 का मान निकाले, फिर निकाले C1/C2 का मान। वह A1 क्या होगा? समीकरण फर्स्ट में x का गुणांक। A2 क्या होगा? समीकरण सेकंड में x का गुणांक। B1 क्या होगा? B2 C2
समीकरण सेकंड में अचर राशि C1 क्लियर है। तो इसका मान निकाले ना तो यह मान बराबर हो गया इसका, ठीक। फिर इसका जब निकाले तो वो मान बराबर इसका हो गया। मतलब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा। जब किसी समीकरण का ऐसा अनुपात निकालेंगे, जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा, तो ऐसे समीकरण का अनंत हल होगा, अनंत हल होगा, ठीक है। ये तो अगर अपना ज्यामितीय रूप से देख रहे हैं, जब अनंत हल होगा, अनंत हल होगा तब इसका जो रेखा बनेगा। तब अरे एक बात बताओ, रैखिक समीकरण का क्या कहते हैं आलेख कैसा होता है? सरल रेखा। क्या टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है? नहीं हो सकता। तब अरे कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा तो पहला समीकरण का आलेख खींचेंगे, कुछ इस प्रकार खिंचाया, अब दूसरे को जो खींचेंगे ना वो इसी पर होगा। तो मतलब ये कि दोनों समीकरण का सरल लेख, मतलब दोनों समीकरण का आलेख एक ही जैसा होगा, इसीलिए इसको बोलते हैं समपाती। क्या बोलते हैं? समपाती। अब इसको देखो बड़े, और इसमें पढ़ना है, पहले अपन लोग को देखना ये है कि हल कितना होगा, नहीं होगा, किसका हल करना है, किसका हल नहीं करना। तो ध्यान दो, इसका हल कितना हुआ? अनंत। ये अनंत कब होगा? जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा, तो ऐसे दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म का अनंत हल होगा, जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो बोले जिसका कोई लिमिट नहीं है मतलब अनलिमिटेड चलेगा, अनलिमिटेड चलेगा मतलब इसका कोई और अंत नहीं है, इसीलिए ऐसे समीकरण का हल करते ही नहीं है। बात समझ में आया? ऐसे पूछेगा तो ऐसे निकाल लेंगे और यहाँ पर लिख देंगे कि इस समीकरण निकाय का अनंत हल है, बस छोड़ देंगे। क्लियर है? बात समझ में आ गया? ये कब हुआ? A1/A2 का मान निकाले, वह बराबर हुआ B1/B2 का, और वह बराबर हुआ C1/C2 का, तब ऐसा काम होगा, ठीक है। चलो दूसरा का केस देखते हैं। बोले जब A1/A2 निकाले, वह बराबर हो गया B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं हुआ C1/C2 का। नहीं, A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं है C1/C2 का, तो ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होता, ऐसे समीकरण का कोई हल नहीं होता। A1/A2 बराबर B1/B2 अब बराबर नहीं होगा C1/C2 का, तो कोई हल नहीं होगा। क्लियर है? दूसरा का देखते हैं, अगला हुआ A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का, तीसरा को बराबर नहीं होगा C1/C2। तब जब A1/A2 निकाले अब बराबर नहीं होगा B1/B2 का, तो हमको तीसरा का निकालने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे समीकरण का केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है। बिल्कुल क्वेश्चन क्या भठेरे क्वेश्चन है, सुन तो सही। इसको कहते क्या है? इसको बोलते हैं अनुपात, गुणज चर राशि के गुणज का अनुपात। ध्यान दो, जैसे पहला मैं बोली तो बराबर B1/B2 तो सब बात ही है। रुको ना, अभी कोई डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में इतना चीज लिखेंगे, इतना चीज लिखेंगे कि तुम्हारा क्वेश्चन ही बनेगा। बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव डायग्राम से बाहर से पूछ नहीं सकता है, क्योंकि उसका उतना औकात नहीं है पूछने का। वीडियो देख लिया ना, देख लेगा तो क्या कर लेगा? बाहर से दे देगा। बाहर, अरे बाहर बिहार बोर्ड के पास आप क्वेश्चन बचले नहीं है कुछ पूछने के लिए, तो कहाँ से पूछेगा? बिहार बोर्ड जितना मतलब बहुत छोटका सिलेबस है। तो एक डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम में एक एक बात लिखेंगे, तनी तनी को से लेकर बड़ी बड़ी को तक, वो हर एक बात याद कर लेगा। तो बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव भी बनेगा, सब्जेक्टिव भी बनेगा।
ठीक है, 2 नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा और 5 नंबर का भी क्वेश्चन बनेगा। वो डायग्राम पर पहुंचने के लिए अभी मात्र हम एगो चीज़ देखे हैं, अभी 6-7 को चीज़ बचले हैं, ठीक है, उसमें एग्जाम्पल भी एगो होगा। तो इतना याद रखना बुआ, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होगा, तो हल क्या को होगा? और जिसका अनंत हल होगा तो सीधा बोलेंगे इसका हल अनंत है, इसीलिए इसको कुछ नहीं कर सकते। अब जो आपकी मर्जी है कीजिए, नहीं मर्जी है छोड़ दीजिए। नहीं, चलो इसके बाद A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2, इसका हल कोई हल है ये नहीं है। दुनिया में ऐसा समस्या आया है जिसका कोई हल नहीं है, सीधा छोड़ दो, सरल लगेगा इसे। नहीं, चलो जब मतलब कि मतलब समीकरण में जब ऐसा दो केस आ जाएगा ना, तो हमको क्वेश्चन को सलूशन करने की आवश्यकता नहीं है। जब A1/A2 बराबर नहीं होगा B1/B2 का, तब एक हल होगा। क्या वो हल होगा? इसको बोलते हैं, दूसरा नाम बोलते हैं अद्वितीय। क्या बोलते हैं? अद्वितीय, या सिर्फ एक, या केवल एक, ठीक है ना, ये सब लिखा रहेगा। तो केवल एक हल होता है, तो वह हल है कौन वो भी ज्ञात करनी होती है। मतलब ये कि किसी भी प्रकार से अपने लोग का केवल एक हल जैया होगा, मतलब जिस समीकरण में एक हल होगा केवल उसी का सलूशन करना है, बाकी इस सब का सलूशन नहीं करना। तो बारे अपने लोग के किताब में 100% में से 90% नहीं 90 नहीं 95% क्वेश्चन ऐसा है जिसका एक हल है, बाकी 5% का इनमें दोनों में से, मतलब कि सभी क्वेश्चन को डील करना। A1/A2 बराबर C1/C2, उससे हमको कोई मतलब नहीं, हमको पहले चर राशि में चलना है। तो चर राशि x और y है, C1 C2 क्या है? अचर राशि, उसको बाद में पूछेंगे, लेकिन पहले चर और चर राशि को आपस में तुलना करते हैं। उसमें शर्त देखेंगे कि A1/A2 बराबर B1/B2 है, तो अब तीसरका का खोजेंगे। नहीं, चलो एक छोटा सा कहानी से अपने लोग समझते हैं। छोटा सा कहानी, अपने लोग क्या कहते हैं, सब दिन देखते रहते हैं, कहते रहते हैं, सुनते रहते हैं, ठीक है। अपने लोग के जीवन में कभी न कभी ऐसा हुआ होगा, या फिर भविष्य में कभी होगा, ये फिक्स है। तो बारे देखते हैं। किसी के जीवन में हुआ है? किसके जीवन में आज तक नहीं हुआ, ऐसे बताओ। नहीं हुआ। चलो बात ध्यान देना पड़े, ये सभी के जीवन में हुआ है, ये जीवन का अभिन्न अंग है, इसको कभी दूर नहीं किया जा सकता। तो इसको समझते हैं पड़े, इसी से अपने लोग के पास यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा और समझ में भी आएगा कि आखिर है क्या। एक छोटा सा कहावत है कि जब दो आदमी आपस में झगड़ा करता है, तीसरा आदमी का ऑटोमेटिक फायदा हो जाता है। जब दो आदमी आपस में झगड़ा या लड़ाई करते हो तो तीसरा आदमी का ऑटोमेटिक फायदा उसमें हो जाता है। तो ध्यान दो बुआ, जब मतलब ये दो चर वाला समीकरण है, नहीं, ई एक्स परिवार का, ई वाई परिवार का, ई पूरे समाज का, ध्यान दो, ये एक्स परिवार का है, ये वाई परिवार का है, ई समाज के आदमी है। क्लियर है? A1 और A2 सुखी सुखी रह रहा है, A1 A2 सुखी सुखी रह रहा है। तो होता है ना कि जब आदमी खुश रहता है तब पड़ोसी जलना शुरू हो जाता है।
होता है कि नहीं होता? जब कोई आदमी अपने आप में खुश है, उसका परिवार खुश है, तो पड़ोसी दम जल के आग हो जाता है। उसी में अगर वो व्यक्ति समझदार है, वह व्यक्ति समझदार है, तो पड़ोसी के शरीर पर पेट्रोल छीट देता है कि और जल नहीं। तो बड़े किसी का पड़ोसी मतलब कि 100% में से 1-2% का पड़ोसी ऐसा होता है जो अगर हमारा पड़ोसी खुश है तो उसमें अपना खुशी ढूंढता है। 100 में से 1-2% होता है। ठीक है, ध्यान दो हुआ। तो उस पड़ोसी को देखते हैं। एक्स परिवार में सभी लोग खुशी रह रहा, सभी लोग खुशी रह रहा है, लेकिन उसका पड़ोसी कौन है? वाई परिवार। कौन सा परिवार? वाई परिवार। तो वाई परिवार है, तो इसका अगर इसके खुशी से ये खुश है, इसके खुशी से ये खुश है, तो ये दोनों का परिवार अच्छा, झगड़ा लड़ाई नहीं है। और जब ये दोनों को आपस में झगड़ा लड़ाई नहीं होता है, तो कुछ समाज भी ऐसे होते हैं जो ये दोनों को सपोर्ट कर देते हैं कि तुम दोनों आगे जाओ, तो समाज भी बराबर नहीं। तो एक्स का परिवार फिर वाई का परिवार बराबर है, एक्स के परिवार का अनुपात वाई के परिवार के अनुपात के बराबर है, और उसका अनुपात समाज के परिवार के बराबर है। तो किसका तो सब आपस में बराबर है ना। कोई भी समस्या आएगा कभी नहीं आएगा, कोई भी समस्या आएगा कभी। क्या काम हाँ तो कहीं ना कहीं बैठने के कोई भी समस्या आएगा नहीं आएगा। तो कोई समस्या नहीं आएगा तो आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। हाँ, तो इसका तो हल कितना, बैठ के आराम से गप सड़का करेंगे, कोई झगड़ाई नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का अनंत हल होता है और पूरे जीवन उसका आनंद पूर्वक होता है। जब A1/A2 बराबर होगा B1/B2 का, मतलब X के परिवार Y के परिवार दोनों आपस में मेल मिलाप करके रहता होगा, लेकिन वह समाज में कुछ लोग ऐसा होंगे कि दोनों को मिलाना नहीं चाहेंगे। ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 का, तब ऐसे समाज का निर्माण नहीं हो सकता, एक अच्छा समाज का निर्माण नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ खामियां है या कमी है जो दो परिवार को आपस में मिलने नहीं दे रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में एक अच्छा समाज का निर्माण नहीं हो सकता। इसीलिए इसका जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं होगा C1/C2 का, तो ऐसे समीकरण युग्म का कोई हल संभव नहीं है। ये है। चलो, जब A1/A2 इसके परिवार से ज्वलनशील आदमी है गुआरे B1/B2, इससे ये जलता है, इससे ये जलता है, मतलब इससे ये झगड़ा करता है, इससे ये झगड़ा करता है, तब गुआरे 10 गो आदमी आएगा, कहेगा किस बात के लिए झगड़ा हो रहा है बताओ तो ये भी अपना सुनाएगा, ये भी अपना सुनाएगा। सुनाने के बाद 5 गो आदमी कहेगा कि नहीं, दोनों का एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर यह झगड़ा नहीं कर सकता, और उस पॉइंट पर दोनों कहता है कि दोनों इस बात पर आओ, झगड़ा से नहीं होगा। तो बाकी का क्लास अगले दिन देखेंगे।